हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। डी ब्लॉक एलिमेंट का आज करेंगे हम फटाफट से रिवीजन। डी एंड एफ ब्लॉक जो एलिमेंट वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि इतनी सारी थ्योरी है मैम, हम कैसे इसको याद करें। तो बेटा हम इसको शॉर्टेस्ट वे में याद करने की कोशिश करेंगे और आपको वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जिनको याद करके आप डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के अच्छे नंबर ला सकते हैं, उनके सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता है, बेसिक सी डेफिनेशन है इसकी जो आपने पढ़ी थी क्लास 11th में। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ब्लॉक में एंटर करता है, डी सब शेल में एंटर करता है, सॉरी, when last electron will enter in d subshell, such type of elements are called d block elements। इसी तरह लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर f सबशेल में एंटर करेगा तो उनको हम f ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट की पहचान क्या है, डेफिनेशन क्या है। दूसरा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि इनको एस और पी के बीच में रखा जाता है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। लेकिन अब डेफिनेशन को रिफाइन कर दिया गया है, जिनमें डी डी ट्रांजिशन होता है, जिनमें अनपेयर्ड, जिन एलिमेंट के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो जंप कर सकते हैं, डी और डी ऑर्बिटल के अंदर एक्सचेंज हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, उन डी डी ट्रांजिशन की वजह से उन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो चलिए अब हम अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, दैट इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट किनको कहते हैं, जिनमें डी डी ट्रांजिशन होता है, वो मैंने आपको बता दिया। फिर आपको पता होना चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन। जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 डी 1 to 10, 1 से 10 तक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपको पता है डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ns 1 to 2। ठीक है, दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन। डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक एलिमेंट है पैलेडियम। पैलेडियम के अंदर जो s ऑर्बिटल है बेटा वो बिल्कुल खाली हो जाता है और उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d10 5s0, है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिर्फ यही एक एलिमेंट है जिसमें s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज की। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो 4 सीरीज में रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल में। देखिए मैं यहाँ पर छोटी सी पीरियोडिक टेबल आपको बना के दिखाती हूँ। दिस इज आवर पीरियोडिक टेबल, है ना। यहाँ एस ब्लॉक है, यहाँ पी ब्लॉक है और यहाँ पर डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में जो ये सीरीज है, ठीक है, पहली सीरीज को 3D सीरीज कहते हैं, दूसरी को 4D कहते हैं, थर्ड सीरीज इज 5D सीरीज एंड फोर्थ सीरीज इज 6D सीरीज। मतलब 3D सीरीज में लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर करेगा, 4D सीरीज में लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में एंटर करेगा, यहाँ 5D में एंटर करेगा, यहाँ 6D में एंटर करेगा। डी जो आपके डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होकर 12th ग्रुप तक होते हैं। ठीक है, थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होकर ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक के जो एलिमेंट होते हैं वो सारे आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, 4 सीरीज आपको याद रखनी है, 3D 4D 5D 6D, 4 सीरीज होती हैं। लास्ट वाली सीरीज को अभी आप छोड़ दें, जितनी भी बातें लिखी हैं एनसीईआरटी में जो आपके सिलेबस में है वो शुरू की 3 सीरीज की ही बात करी हुई है। अब यहाँ पे लास्ट, पहला और लास्ट एलिमेंट आपको पता होना चाहिए सीरीज का। 21 स्कैंडियम से 30 जिंक, यानी कि 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इतने एलिमेंट। हर एक सीरीज में 10 एलिमेंट आते हैं हर एक सीरीज के अंदर। ठीक है, मैम आपने ये हिंदी में गिनती बोल दी, हमें तो समझ ही नहीं आई। कोई बात नहीं बेटा, 21 के बाद आएगा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये यहाँ से 21 से लेके 30 तक एलिमेंट है 3D सीरीज में। 39 इट्रीबियम से 48 कैडमियम बनाती है आपकी 4D सीरीज। 57 लेंथेनम, 72 हाफनियम से 80 Hg, ये 5D सीरीज होती है। 89 एक्टीनियम, 104 रदरफोर्डियम से 112 कॉपरनीशियम, ये आपकी लास्ट सीरीज है 6D सीरीज। मैम ये बीच में क्या घपला हुआ है, ये क्या हुआ है? एक्चुअली बेटे 57 के बाद 58 सीरियम आया और 72 से पहले 71 ल्यूटीशियम आया। ये जो एलिमेंट हैं
ये जो एलिमेंट है ये 4f सीरीज बनाते हैं। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट कंसीडर किए जाते हैं। तो 57 लेंथेनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, 72 हाफनियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, राइट। इसके बीच के जो ये 14 एलिमेंट है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह यहाँ पर 89 एक्टिनियम, तो 90 थोरियम से लेके 103 लॉरेंशियम, इतने एलिमेंट, ये जो 14 एलिमेंट है बीच के ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। 89 एक्टिनियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, 104 रदरफोर्डियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, और 104 से बाद के सारे 112 तक के एलिमेंट, 112 तक के एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट, राइट। यहां तक आपको ये याद हो गया कि सीरीज कौन कौन सी हैं और कौन कौन से एलिमेंट वहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज याद क्या करनी है, हमें सारे सीरीज याद नहीं हो रही मैम, हमसे नहीं बन रही, कोई बात नहीं, पहली सीरीज तो याद कर सकते हो, 3D सीरीज आपको याद होनी चाहिए, 3D सीरीज याद कर लो। 21 स्कैंडियम टू 30 जिंक, हम इसको ऐसे याद करते हैं, सक टी वी कर मन फी को नी कु जन। आपको ऐसे नहीं याद करना तो आप ऐसे याद कर लो, सरस्वती तेरी वंदना करे मन फिर क्यों नहीं कुछ जानू। इस तरह से आप इस निमोनिक से याद कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और निमोनिक बनाना जो आपको इजी लगता है आप उस तरह से याद कर सकते हैं, लेकिन पहली सीरीज आपको याद करनी है और पहली सीरीज के एटॉमिक नंबर आपको याद करने। देखो सीरीज याद हो जाएगी तो एटॉमिक नंबर याद हो ही जाएंगे, क्योंकि 21 के बाद क्या आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, 30 तक, राइट। उसके बाद आपको इनका कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना आना चाहिए। मैम ये तो बहुत मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको ये पता है 3D सीरीज है, ओके ठीक है, ये तो पता चल गया ना कि मैंने 3D सीरीज याद कर ली। अब आपने यहां लिखना है 3D, 3 के बाद 4 आता है 4s, यहां है 21 का लास्ट क्या है, लास्ट डिजिट 1 है, 1, तो 3D1 4s2। 22 की लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, 3D2 4s2। इसी तरह इसका क्या हो जाएगा, 3D3 4s2। 24 स्टार लगाया हुआ है, कॉपर पे स्टार लगाया हुआ है, यहाँ ये दोनों एक्सेप्शन है, 3D5 4s1, ये एक्सेप्शन नहीं है तो नॉर्मल चलेंगे। 5 है लास्ट में, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, कॉपर इज एक्सेप्शन, 3D10 4s1, जिंक इज 3D10 4s2। क्लियर हो गया। एक्सेप्शन वाले में क्या हुआ है, ये जो दोनों एक्सेप्शन थे हमारे, सॉरी ये नहीं है, क्रोमियम एंड कॉपर, क्या हुआ है बेटा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो 3D4 4s2 होना चाहिए था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन वापस से डी में चला जाता है जिससे कि डी हाफ फिल्ड हो जाता है और इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। इसी तरह कॉपर का 3D9 4s2 होना चाहिए था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन वापस से डी में चला जाता है जिसकी वजह से डी फुल्ली फिल्ड हो जाता है और इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। बोथ आर एक्सेप्शन, याद रखेंगे, क्रोमियम एंड कॉपर आर एक्सेप्शन इन 3D सीरीज, 11th में भी पढ़ा था, राइट, ये समझ आ गया। पैलेडियम मैं बता चुकी हूँ, ये 4D10 5s0 होता है, क्लियर है। अब अगली चीज आपको ये पता है कि ये मेटल है, हम कह रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक मेटल हैं, दीज आर मेटल है तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, हार्ड होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये सब मेटल की इसमें प्रॉपर्टी है जो आपने एस ब्लॉक में पढ़ी थी, जो आपने एल्कली मेटल की पढ़ी थी, जो आपने एल्कलाइन मेटल की पढ़ी थी, वो सारी जो प्रॉपर्टी वहां पढ़ी थी, कंडक्टिंग है, ये सब आप यहाँ पर भी पढ़ते हो, ये पता है आपको, ठीक है। लेकिन अलग क्या है वो चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगी। नेक्स्ट आपको क्या पॉइंट याद करना है, जिंक, कैडमियम, Hg और कॉपरनीशियम, ये चारों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हैं। मैंने आपको क्या बताया था, डी ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है। ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। डी ट्रांजिशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अपने ही डी ऑर्बिटल में क्या करते रहें, कूदते रहें। लेकिन अगर सारे डब्बे, ये सारे डी के पांचों ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो, ठीक है, फुल्ली फिल्ड हो,
तो इनमें एक्सचेंज नहीं होगा, अरे खाली जगह होगी तभी तो इधर उधर जंप करेंगे। तो वो एलिमेंट जिनके अंदर डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होता है उनमें डी ट्रांजिशन नहीं होता, डी ट्रांजिशन एब्सेंट है, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते। तो कहने का मतलब है कि जिंक, कैडमियम, Hg एंड कॉपरनीशियम आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, डी ट्रांजिशन नहीं होता, दैट्स वाई दीज आर नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट। ना तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ना ही इनके आयन ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। जिंक +2 इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज जिंक +2 में ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, D10, डी तो अभी भी फुल्ली फिल्ड है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आते, याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है इनकी और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा उनमें ओवरलैपिंग, उतने ही ज्यादा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा। बट इन केस ऑफ जिंक, कैडमियम, Hg, यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है बहुत कम होती है, लो होती है। रीजन क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना, याद रखेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस, जब आप 3D से 4D, 4D से 5D, 5D से 6D जा रहे हो, आपने क्या पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में? जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं और एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। ये आप पढ़ के आए हो क्लास 11 चैप्टर 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, है ना, पढ़कर आए हो ये आप कि जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। तो इसीलिए 3D से ज्यादा होगी 4D की रेडियस, लेकिन 4D और 5D की रेडियस क्या होती है? 4D और 5D की रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। 4D और 5D की अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। क्यों होती है सेम? ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। याद रखेंगे रीजन, दिस इज द कीवर्ड, ये आपको लिखना है एग्जाम में। 4D और 5D का साइज सेम होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर 14, मैंने बोला ना ये 14 लेंथेनाइड एलिमेंट, जो ये 14 एलिमेंट है जिनको लेंथेनाइड एलिमेंट्स कहते हैं, ये 14 एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन F में जाता है और F की पुअर शील्डिंग होने की वजह से साइज डिक्रीज हो जाता है, साइज डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज अ कीवर्ड। एटॉमिक रेडियस। अब अगली चीज क्या है यहाँ पे? अगर मैं सीरीज की बात करूं, सीरीज में हम एटॉमिक रेडियस को देखें तो मैंने ये 3D सीरीज लिखी है, सक, टीवी, कर्मन, फीको, निकुंजन। तो क्या होता है, स्कैंडियम से मैंगनीज तक, स्कैंडियम से मैंगनीज तक साइज डिक्रीज होता है। स्कैंडियम से मैंगनीज तक साइज डिक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, साइज डिक्रीज होता है। फीकोनी, यहाँ पर साइज सेम रहता है, यहाँ पर साइज सेम रहता है, और कॉपर और जिंक में क्या होता है, साइज बढ़ जाता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अगर इसका ग्राफ की बात करूं तो बेटा ग्राफ ऐसे आता है, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा, फिर बढ़ेगा। ये हो गई आपकी 3D सीरीज। 4D सीरीज का साइज ज्यादा होता है, ऊपर आएगा, और 5D बिल्कुल इसके साथ साथ चलेगी। ये 4D है, ये 5D है। दिस इज द ग्राफ ऑफ रेडियस एंड एटॉमिक नंबर। समझ आ गई? नेक्स्ट चीज क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी गैसियस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब रेडियस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा, और रेडियस जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा। आपने पढ़ा है कि जब हम ऐसे चलेंगे सीरीज में, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सेम शेल के अंदर एंटर करते हैं। सेम शेल के अंदर एंटर करने से उन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, सॉरी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है। तो होना क्या चाहिए? जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 जगह गड़बड़ हो जाएगी। कहाँ कहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी? वेनेडियम, कोबाल्ट और निकेल।
इनमें क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। वेनेडियम, कोबाल्ट, निकिल, वहां कोई नहीं है। कैसे याद करेंगे इसको, वहां कोई नहीं है। ये जो तीनों हैं ये यहाँ पर क्या है, गड़बड़ कर रहे हैं। आप बढ़नी चाहिए थी, घट गई। वेनेडियम की कम हो गई टिटेनियम से, कोबाल्ट की आयरन से कम हो गई, निकिल की कोबाल्ट से कम हो गई, बाकी सब आज जैसे ट्रेंड आना चाहिए था वैसे आएगा। तो याद रखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक्सेप्शंस आर, वहां कोई नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक्सेप्शन कौन है, वहां कोई नहीं है। नेक्स्ट बात क्या करनी है हमको, जब आयनाइजेशन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं इनमें से, तो ये क्या बना लेते हैं, M+2 बना लेते हैं, M+2 बना लेते हैं। इस पूरी सीरीज के अंदर क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम और कॉपर की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, वो हायर होगी, हायर वैल्यू होगी, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर अब क्या बना चुके होंगे, D5 और D10 की कंडीशन में होंगे। देखिए क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है D5 4s1 और कॉपर का होता है D10 4s1। पहली तो निकल गया इलेक्ट्रॉन, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलना है, इसमें से निकलना है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी में से, इसमें से निकलना है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी में से। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ M+2 in chromium and copper is highest due to half filled and fully filled orbital d orbital, right? नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट यहां पर क्या होगा, देयर इज 3 एलिमेंट जो अलग सा बिहेवियर शो करते हैं, वो कौन है, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन। 3D सीरीज में क्रोमियम, 4D सीरीज में मॉलिब्डेनम और 5D सीरीज में टंगस्टन। ठीक है, इन तीनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है अपनी सीरीज में से कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, अपनी सीरीज में से कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। मतलब क्रोमियम का 3D सीरीज में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होगा, मॉलिब्डेनम का 4D में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होगा और टंगस्टन का 5D सीरीज के सारे एलिमेंट में से मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो याद कैसे करेंगे इसको, करे मन में वास। कैसे याद करेंगे, करे मन में वास, वास माने होता है रहना। अब वो तो आप ही जानते हो कि आपके मन में कौन वास करता है, ठीक है, केमिस्ट्री वास करती है, आपके पेरेंट्स वास करते हैं, आपके एग्जाम की टेंशन वास करती है, या कोई और वास करता है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन याद करने का निमोनिक क्या है, करे मन में वास। जो मन में वास कर रहा है वो अपनी अपनी सीरीज में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट रखता है। ठीक है, अगली बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो ना, ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन S में से भी निकलते हैं और D में से भी निकलते हैं, S और D, N-1D और NS, इन दोनों की कंपैरेबल एनर्जी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन NS में से भी निकल सकते हैं और N-1D सब शेल से भी निकल सकते हैं। इसीलिए ये एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा मैंगनीज की होगी, क्योंकि मैंगनीज में से 2 और ये 5, मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा, मैंगनीज +7। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +2 होती है इन एलिमेंट की। नॉन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 एलिमेंट ऐसे हैं, स्कैंडियम और जिंक। डी ब्लॉक के 2 एलिमेंट ऐसे हैं, स्कैंडियम एंड जिंक। ये क्या करते हैं, नॉन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि स्कैंडियम में 3D14s2 ये कॉन्फ़िगरेशन है और जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है 3D10 4s2। ये सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल क्या है, डी ब्लॉक के 2 एलिमेंट स्कैंडियम और जिंक नॉन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले नॉन वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करने वाले ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम बताओ, तो आंसर केवल एक होगा, स्कैंडियम, क्योंकि जिंक तो ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट पूछ रहा है तो स्कैंडियम भी नॉन वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करता है और जिंक भी। लेकिन अगर ट्रांजिशन एलिमेंट पूछा है तो केवल और केवल
स्कैंडियम आंसर होगा, बिकॉज जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हमने ये लगभग आधा चैप्टर कवर कर लिया है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पोर्शन करते हैं। अब 12th पॉइंट क्या कह रहा है हमारा डी ब्लॉक के केस में, कि जो डी ब्लॉक के जो हायर एलिमेंट होते हैं, हायर एलिमेंट मतलब जब सीरीज में आप नीचे की तरफ चलते हो तो ऊपर जो एलिमेंट है उनको हम लोअर एलिमेंट कहते हैं, नीचे वाले एलिमेंट को हैवी एलिमेंट्स कहते हैं। तो जो हायर एलिमेंट्स होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ स्टेबल होते हैं। जबकि हमने पी ब्लॉक में क्या देखा है, पी ब्लॉक में नीचे की तरफ 13 और 14 ग्रुप की बात कर रही हूँ, नीचे की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट कम हो जाती है। ठीक है, अगर जो आपका नाइट्रोजन है वो +5 शो कर रहा है, फॉस्फोरस +5 शो कर रहा है, तो उसी सीरीज के जो नीचे के एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ क्या करेगा, +3 में ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो वहां पर हैवी जो एलिमेंट होते हैं वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ स्टेबल होते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे जो हैवी एलिमेंट होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था करे मन में वास, मेल्टिंग पॉइंट के केस में बताया था, तो ऐसे ही क्रोमियम, मैंगनीज और टंगस्टन अपनी अपनी अगर इनकी सीरीज की बात करें तो क्रोमियम के नीचे मैंगनीज है और मैंगनीज के नीचे टंगस्टन है, मैंगनीज नहीं है सॉरी, ये मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम है, मैंगनीज तो इसी की सीरीज में होता है। तो क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम के नीचे टंगस्टन है, तो नीचे की तरफ जा रहे तो ये ज्यादा हैवी एलिमेंट है, लेकिन ये ज्यादा इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 के साथ, मॉलिब्डेनम भी +6 के साथ ज्यादा स्टेबल होता है कंपैरेटिव टू क्रोमियम Cr+6। उसी से क्या रिजल्ट निकला कि जो क्रोमियम 6 है, क्रोमियम 6 एज अ डाइक्रोमेट आयन जो होते हैं हमारे K2Cr2O7 आपने सुना होगा, या ऑरेंज कलर का लिक्विड होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो Cr2O7-2 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन +6 होती है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करता है, अपने आप ये रिड्यूस हो जाता है, अपने आप क्या होता है, ये रिड्यूस हो जाता है, +3 में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड और टंगस्टन का ऑक्साइड रिड्यूस आसानी से नहीं होते। इसका मतलब जो +6 है क्रोमियम का वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, वो रिड्यूस होकर लो ऑक्सीडेशन स्टेट पे चेंज हो जाता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे इसको। अच्छा, एक चीज पीछे छूट गई थी, एक पॉइंट, कि जो आपका जिंक है, जो कैडमियम है, जो Hg है, जो मैंगनीज है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है बाकी सब एलिमेंट से। मैंगनीज की भी प्रॉपर्टी अलग है ड्यू टू इट्स मेटेलिक स्ट्रक्चर, इनकी एक टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर होती है। बाकी सभी BCC या FCC बनाते हैं। अब आपको इनको डिटेल में नहीं पढ़ा है आपने, सॉलिड स्टेट चैप्टर निकल गया है, आप बस ये लाइन याद रखिए कि इनकी टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर होती है, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम ऑक्सीडेशन स्टेट में ही बात करेंगे। अगर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको वहां पर दे रखी है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दे रखी होगी, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा होगा, M+2 से M में गया यानी कि रिड्यूस हुआ एलिमेंट, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है। रिडक्शन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, और अगर नेगेटिव है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ये तो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बता चुकी हूँ कि जो आपकी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, सेंटर में यहाँ पर हाइड्रोजन होता है जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। नीचे की तरफ मेटल होते हैं जिनकी नेगेटिव होती है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव वाले जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे क्या होते हैं, वो बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस करते हैं, जैसे कि F नेगेटिव। और जो नीचे वाले होते हैं, सबसे नीचे होता है लिथियम, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद को ऑक्सीडाइज करता है। तो ये आप चीज वहीं से मैंने यहाँ पर लिखी है, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी 5 से 6 बार ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए जो कॉपर होता है, जब हम सीरीज की बात करते हैं, सीरीज हमारी पहले वाली स्लाइड में चली गई, चलिए मैं यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ, सक्टिवी कर्मन फी को नी कु जन, सबकी वैल्यू याद रखने की आपको जरूरत नहीं है रिडक्शन पोटेंशियल की, बस आपको ये याद रखना है सबकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू M+2M की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होगी, केवल कॉपर की +0.34 होती है, केवल +0.34 किसकी होती है, कॉपर की। कॉपर एनोमलस बिहेवियर शो करता है, इसका मतलब जब इसकी वैल्यू प्लस में होती है, बाकी सबकी माइनस में है,
इसकी प्लस में वैल्यू होती है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि इजीली रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा, ये हाइड्रोजन को जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करेगा। वही हाइड्रोजन से ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, नीचे वाले डिस्प्लेस करते हैं, ऊपर वाले नहीं करते, याद रखेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछेगा, क्यों होती है पॉजिटिव? पॉजिटिव इसलिए होती है कि इसकी IE1 और IE2 का जो सम है, IE1 क्या है, जब ये कॉपर से कॉपर +1 बना, फिर कॉपर +1 से कॉपर +2 बना, तो उसके लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगी उसको सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। तो IE1 + IE2 का जो सम है उसकी जो वैल्यू है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी से बैलेंस नहीं होती, हाइड्रेशन एंथैल्पी से बैलेंस नहीं होती, इसीलिए जो वैल्यू है वो प्लस में आती है। या ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे इसको। अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहती हूँ। क्वेश्चन है क्रोमियम +3 इज रिड्यूसिंग एंड Mn+3 इज ऑक्सीडाइजिंग इन D4 स्टेट। बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता पहली बात तो कि D4 स्टेट क्या है। देखो बेटा, पहले आपने क्या करना है, क्रोमियम और मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है। क्रोमियम होता है 3d5 4s1, मैंगनीज होता है 3d5 4s2, दिख रहा है मैंने लिखा हुआ यहाँ पे। फिर क्रोमियम को +2 में कन्वर्ट कर दो, अभी तो +3 की बात करें लेकिन पहले +2 में कन्वर्ट करो। क्रोमियम को +2 में कन्वर्ट करेंगे 3d4 आ जाएगा, ये इसी D4 की बात कर रहा है, आ गया ये 3d4 स्टेट में। मैंगनीज को +2 में कन्वर्ट करोगे तो 3d5 आएगा, अभी इसको 3d4 तक लेके जाना है। क्रोमियम +3 करेंगे तो 3d3 हो जाएगा और मैंगनीज +3 करेंगे तो 3d4 हो जाएगा, ठीक है। अब इनके जो D4 हैं, मैंगनीज और क्रोमियम के जो D4 हैं उनको हम कंपेयर करते हैं। देखो इसने कहा क्रोमियम +3 इज रिड्यूसिंग, जो क्रोमियम का +3 है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, क्रोमियम का जो +2 है, मैं वही सोच रही थी क्या गड़बड़, +2 पे आया ना 3d4। क्रोमियम का जो +2 है वो रिड्यूसिंग है नेचर में, रिड्यूसिंग मतलब नेचर में रिड्यूसिंग है, यानी कि दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि क्रोमियम +2 क्रोमियम +3 में जाने की टेंडेंसी रखता है। और फिर कह रहा है Mn+3 इज ऑक्सीडाइजिंग, Mn+3 क्या होना चाहता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है, सॉरी Mn+3 इज ऑक्सीडाइजिंग, Mn+3 दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद रिड्यूस होना चाहता है, तो कह रहा है Mn+3 Mn+2 में आना चाहता है। D4 स्टेट में क्रोमियम +2 तो क्या होना चाहता है, खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर है, और Mn+3 क्या होना चाहता है बेटा, रिड्यूस होना चाहता है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। क्या रीजन है इसका, देखो Mn+3 Mn+2 में जाना चाहता है क्योंकि यहाँ पर जो इसकी कंडीशन है 3d5 हो गई, हाफ फिल्ड हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई, फुल्ली फिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो गया, समझ गए। तो ये तो जाना चाहेगा ना स्टेबल स्टेट में, तो Mn+3 फटाफट Mn+2 में चला जाता है। क्रोमियम +2 क्रोमियम +3 में जाना चाहता है क्योंकि देखो यहाँ पर भी ये हाफ फिल्ड तो नहीं है, यहाँ पर भी हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड नहीं है, लेकिन अगर मैं D की बात करूं तो D को ये आप ने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा, ये T2G है और ये EG है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो जो T2G है देखो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये T2G हाफ फिल्ड हो गया, तो ये भी स्टेबल है। दैट्स वाई क्रोमियम +2 क्रोमियम +3 में जाना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखेंगे। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, केवल वही एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और आप इनका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, μ = n × n+2 Bohr magneton. Bohr magneton is a unit of magnetic moment. Small n is equal to number of unpaired electron. Unpaired electron. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, पैरामैग्नेटिक कहलाएंगे, और उनका कोई मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आएगी। जैसे जिंक है, इट इज नॉट पैरामैग्नेटिक, इट इज डायमैग्नेटिक, ठीक है। कैडमियम है डायमैग्नेटिक क्योंकि वहां पे D10 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। कलर्ड आयन बनाते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन, आपको भी मैंने यहाँ पर बताया भी था। जैसे ये T2G और EG है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करेंगे, EG से वापस आएंगे, T2G में EG में जाएंगे, तो क्या करते हैं, ये क्या बनाते हैं, डी ट्रांजिशन की वजह से कलर्ड आयन बनाते हैं।
तो डी ट्रांजिशन कहाँ पॉसिबल है? जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जहां पर खाली डी के डब्बे होंगे वहीं पर ही होगा। तो इसका मतलब जो जिंक है वो व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि जिंक कलर्ड आयन नहीं बनाता, क्योंकि जी में डी ट्रांजिशन नहीं होता। जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं ये, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सारे आप डी वाले एलिमेंट के पढ़ोगे। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। एक तो इनका साइज छोटा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, ये आसानी से लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और इनके पास खाली डी ऑर्बिटल होता है, तो ये आसानी से बॉन्ड बनाते हैं। एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं, बिल्कुल अमोनियम में आपने देखा है आयरन यूज हो रहा है, आपने देखा है गोल्ड यूज होता है, आपने देखा है कॉन्टेक्ट प्रोसेस में प्लेटिनम यूज होता है। तो ये सारे क्या हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं, क्योंकि इनमें मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी होती है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं और एलॉय का फॉर्मेशन भी होता है। ब्रॉन्ज पढ़ा है, ब्रास पढ़ा है, तो एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। अब आते हैं हम लास्ट पोर्शन में डी ब्लॉक एलिमेंट के, वो क्या है कि इसके दो कंपाउंड आपको पढ़ने हैं, एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक पोटेशियम परमैंगनेट, राइट। K2Cr2O7 कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को। इसको बनाते हैं हम क्रोमाइट ओर से, FeCr2O4 इसका नाम होता है। 1 मार्क पे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि हम K2Cr2O7 का जो ओर है वो क्या है, उसका नाम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। जो ये होता है डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज कलर का होता है, और ये क्या करता है, अगर क्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, और डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम में फिर से क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो येलो कलर ऑरेंज में और ऑरेंज कलर येलो में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप पीएच चेंज कर दें, अगर आप कंडीशन चेंज कर दें। ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है एसिडिक मीडियम की। अभी मैंने बताया भी था कि जो डाइक्रोमेट होता है, जो क्रोमियम 6 है, +6 है जो क्रोमियम, वो क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, +6 +3 में रिड्यूस हो जाएगा। आपको ये रिएक्शन लर्न करनी है। 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, +6 से +3 में जा रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन 2 क्रोमियम के एटम है, तो टोटल एक्सचेंज 6 इलेक्ट्रॉन का हुआ। पहली बात आप ये याद रखेंगे, ये पॉइंट याद रखना है। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, और ये क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो किस किस का ऑक्सीडेशन करता है? I नेगेटिव को I2 में, टिन +2 को टिन +4 में, सल्फाइड को सल्फर में, और आयरन +2 को +3 में कन्वर्ट कर देता है। याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, डायरेक्ट पूछ लेता है MCQ में कि एसिडिक K2Cr2O7, एसिडिक, ये K2Cr2O7 है सर, K2Cr2O7 एसिडिक है ना, I नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करेगा? I2 में कन्वर्ट करेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन, फ्री के नंबर है। अगला कंपाउंड देखते हैं, KMnO4 को देखते हैं। KMnO4 में क्या हो रहा है? और जो है किस ओर से मिलता है? पैरोलोसाइट ओर से मिलता है, फॉर्मूला होता है MnO2। जो KMnO4 है ये पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का, डार्क पर्पल कलर का कंपाउंड होता है, और अगर एसिडिक एनवायरनमेंट में ये मैग्नेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। परमैग्नेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नेट में। दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल होते हैं, राइट। ये इसकी एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन लिखी हुई है। ये जो रिएक्शन है वो एसिडिक कंडीशन में, यहां मैं लिख देती हूँ एसिडिक, नोट करना, स्क्रीनशॉट ले लो। 2 स्लाइड में आपका पूरा डी ब्लॉक हो रहा है बेटा। MnO4 नेगेटिव +8H पॉजिटिव, 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा। देखो ये +7 है, ये +2 है, 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कब हो रहा है? एसिडिक एनवायरनमेंट में। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो किस किस को ऑक्सीडाइज करता है? सल्फाइड को सल्फेट में, सल्फाइड को सल्फर में, ऑक्सलेट को CO2 में, आयरन +2 को आयरन +3 में, I नेगेटिव को I2 में, और NO2 नेगेटिव को NO3 में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और खुद रिड्यूस हो जाता है Mn+2 में। तो आपसे पूछ सकता है कि एसिडिक एनवायरनमेंट में KMnO4 किस में रिड्यूस होता है? Mn+2 में होता है। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है इस रिएक्शन में? 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। अब ये KMnO4 एल्कलाइन मीडियम में भी, ठीक है, या फिर फेंटली एल्कलाइन या फिर न्यूट्रल मीडियम इसको बोलते हैं, इस मीडियम में भी क्या हो जाता है? खुद को रिड्यूस कर लेता है। MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। यहां पर +7 किस में कन्वर्ट हो रहा है? +4 में।
कितने का एक्सचेंज हो रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो आपको क्या याद रखना है? अल्कलाइन मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा? 3 इलेक्ट्रॉन का। एसिडिक मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा? 5 इलेक्ट्रॉन का। ये भी अभी भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, खुद रिड्यूस हुआ है। तो किस किस को ऑक्सीडाइज कर रहा है? 3 याद रखने हैं आपको, 3 रेडिकल्स याद रखने हैं। आई नेगेटिव IO3 नेगेटिव में, ठीक है। आयोडाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयोडेट में। S2O3-2, ठीक है। थायोसल्फेट किस में कन्वर्ट होगा? सल्फेट में, SO4-2 में। और Mn+2 कन्वर्ट होगा MnO2 में। अपने Mn+2 का भी, जो MnO4 नेगेटिव है Mn+2 के साथ रिएक्ट करेगा और इसको भी MnO2 में क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। MnO2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। खुद MnO2 में रिड्यूस हो रहा है, +7 से +4 जा रहा है, लेकिन Mn+2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है। Mn+2 में +2 से +4 में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, बिकॉज इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सारी बात हमने करी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट कवर हो गए आपके। अब एक क्विक सा रिवीजन करेंगे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट का। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। डी ब्लॉक करने के बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा एफ ब्लॉक का। ये तो बहुत छोटू सा पार्ट है, इसको देखते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में एंटर करेगा उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या क्या नाम होते हैं इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, राइट। मैंने आपको डी में भी बताया था, देखो 58 सीरियम से लेकर 71 ल्यूटीशियम, इसको हम 4F सीरीज कहते हैं। और 89 एक्टिनियम के बाद के जो एलिमेंट है 90 थोरियम से लेकर 103 लॉरेंशियम, इनको हम लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। लेंथेनम के बाद के हैं, इनको लेंथेनाइड सीरीज कहेंगे। एक्टिनियम के बाद के हैं, एक्टिनाइड सीरीज कहेंगे। 14 लेंथेनाइड्स होते हैं और 14 ही एक्टिनाइड्स होते हैं। ग्रुप थर्ड में प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप थर्ड में प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रुप थर्ड में 14 एलिमेंट नहीं रख सकते हम पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसलिए इनको नीचे अलग से 2 हॉरिजॉन्टल सीरीज आप देखते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर। एक उनमें से लेंथेनाइड है और एक एक्टिनाइड है, उन्हीं की बात कर रहे हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का? जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है N-2 F1 to 14 N-1 D0 से 1 और NS2। ये आउटर सबशेल है, ये इनर सबशेल है और ये इनर मोस्ट सबशेल है। इसका मतलब यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट में या एंटी पेनल्टीमेट शेल में एंटर करता है। आउटर मोस्ट, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट। जो पेनल्टीमेट है इसको इनर शेल भी बोलते हैं और इनर मोस्ट को एंटी पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। तो एंटी पेनल्टीमेट शेल यहाँ पर वेकेंट होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करता है। कलर्ड आयन बनाते हैं क्योंकि FF ट्रांजिशन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर तो वहां पर कलर्ड आयन बनेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और आप सेम उसी फॉर्मूले से μ = √n×n+2 से ही मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाल सकते हो, इनका मैग्नेटिक नेचर निकाल सकते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल वेरिएबल होती है, लेकिन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करते हैं और ये इनका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मतलब अगर कोई एलिमेंट +2 +4 स्टेट में है तो वो टेंड करता है, वो जाना चाहता है +3 में। सीरियम एज अ +4 होता है क्योंकि ये कुछ ना एनोमलस बिहेवियर वाले हैं, क्योंकि इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 ज्यादा स्टेबल है सीरियम का, क्योंकि 4F खाली हो गया पूरा। इट्रीबियम का +2 और टर्बियम का +4 ज्यादा स्टेबल है क्योंकि 4F 14 हो गया। यूरोपियम का +2 ज्यादा स्टेबल है, 4F 7 हो गया। तो ये चारों भी आप याद कर लेंगे, सीरियम, इट्रीबियम, टर्बियम और यूरोपियम। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है, सीरियम +4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड समेरियम +2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हमने कहा कि हर एक एलिमेंट +3 में जाना चाहता है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है। तो सीरियम +3 में जाना चाहता है, समेरियम भी +3 में जाना चाहता है। तो सीरियम +4 से +3 में जाएगा तो इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा, अपना रिडक्शन करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन। इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समेरियम +2 से +3 में जाना चाह रहा है, अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाह रहा है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, इसीलिए इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। गॉट इट? समझ में आ गया ये स्टेटमेंट? एक्सप्लेन कर लोगे। केमिकल रिएक्टिविटी देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सारे फॉर्मूले बना लोगे। कार्बन के साथ मिलकर कार्बाइड Ln2C3, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड Ln2O3, सल्फर के साथ मिलकर सल्फाइड Ln2S3, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा LNOH का होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी।
हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हैलाइड बनाएगा और एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करेगा, मेटल है। एक्टिनाइड्स की अगर बात करें, देखो लेंथेनाइड में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, एक्टिनाइड की भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इंपॉर्टेंट एक्टिनाइड में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसा सच कुछ नहीं है, कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक इसमें ये याद कर लो, एक अलॉय होता है मिश मेटल। मिश मेटल एक अलॉय है, किसका अलॉय है? एक्टिनाइड्स का अलॉय है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का अलॉय है। इसमें 94 to 95% एक्टिनाइड होते हैं, 5% आयरन होता है और सल्फर, कैल्शियम और एल्यूमिनियम ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं इस 94 से 95% की बात करूं तो इसमें 40% सीरियम है, 40% सीरियम है और लगभग 44% लेंथेनम और शायद नियोडाइनियम है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे, सीरियम की परसेंटेज जरूर याद रखेंगे, 40% होता है। यूज क्या है इसका? ट्रेसर बुलेट्स और शेल बनाने में यूज होता है और गैस लाइटर बनाने में हम इसका यूज करते हैं। तो इस तरह से डी एंड एफ ब्लॉक पूरा कवर कर लिया हमने। सुपर फास्ट रिवीजन जरूर किया है लेकिन हर एक पॉइंट को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप आपका ये चैप्टर अब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, इसकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। और अगर इसके बावजूद भी कोई भी डाउट है आपका तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।